नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया है डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम का। हर मंगलवार को हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर से मिलिए, ये खास कार्यक्रम। आपकी छोटी छोटी बीमारियां, आपकी छोटी छोटी समस्याएं, उसके क्या निदान हो सकते हैं और ये बीमारियां अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो वो कितना खतरनाक हो सकती हैं। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पटना एम्स के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप। डॉक्टर सुदीप, आपका बहुत स्वागत विमर्श न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। हम सबसे पहले डॉक्टर सुदीप से ये जानना चाहेंगे कि डायबिटीज़ आजकल तो आम बीमारी है, तो डायबिटीज़ के बाद लोगों की हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, फिर उनकी हड्डी कहीं हल्के फुल्के गिरते हैं तो उनको हड्डी टूट जाने का खतरा है। तो क्या ये सचमुच में है? डायबिटीज़ को लेकर जो मिथ है वो क्या है और आप उसको कैसे आप डिफाइन करें? देखिए, डायबिटीज़ आजकल के ज़माने में 2022 की बात करें तो एक बहुत ही कॉमन बीमारी, एक एज रिलेटेड या मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसको कि करीब बहुत अच्छा खासा नंबर है हमारे देश में। डायबिटीज़ कैपिटल बनने वाला है इंडिया कुछ सालों में, तो करीब 20 से 30% लोग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत डाटा नहीं दे रहा हूँ, तो काफ़ी लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं। डायबिटीज़ एक इंडोक्राइन डिजीज़ है, मतलब आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ऑल्टर करती है। तो डायबिटीज को बोनी मेटाबॉलिज्म, मतलब कि बोन में ऑस्टियोपोरोसिस कराना या आर्थराइटिस कराने से जोड़ना कंप्लीटली सही भी नहीं होगा और पूरी तरह से गलत भी नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये सारी जो बीमारी मेटाबॉलिक डिजीज हैं ये सीधे बोन को तो अफेक्ट करती नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर खान पान में कंट्रोल नहीं रहा, अगर आपने बैलेंस डाइट नहीं लिया, अगर आपने एक्सरसाइज नहीं किया, जो कि डायबिटीज के एक प्रमुख कारण है, वजन बढ़ना, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण है। तो अगर आपकी ये सारी एक्टिविटीज के कारण डायबिटीज हुई है तो नेचुरली आपके बोन भी अफेक्टेड इसी कारण से हुई होगी। तो उसको सीधे सीधे डायबिटीज से जोड़ना शायद बहुत सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, डायबिटीज एक मेटाबॉलिक डिजीज है जिससे कि हम जरूर कह सकते हैं कि बोन पे भी इफेक्ट पड़ती है, उससे बोनी मेटाबॉलिज्म पे भी इफेक्ट आता है। तो लेकिन सीधे सीधे तो नहीं, लेकिन हाँ घुमा फिरा करके बोनी मेटाबॉलिज्म पे तो इफेक्ट आता ही है। डॉक्टर सुदीप से हम बातचीत कर रहे थे, एक आम बीमारी है, मैंने ये हड्डियों के वो बदलने की बात, घुटनों को बदलते हैं, हिप की हड्डी को, उसको भी बदलने की बात है। तो आर्थराइटिस जब आगे बढ़ जाती है तो पटना एम्स में उसके लिए क्या इलाज है और यहाँ पर हम लोगों को क्या सुविधा मिल सकती है? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोगों ने 2014 में ये स्टार्ट किया था, बट इसके है कि हर पेशेंट को हिप और नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आर्थराइटिस एक लेवल से ज़्यादा बढ़ गई हो, आपकी जोड़ घिस गई है, तो फिर पूर्ण घुटने या कूल्हे का पूर्ण प्रत्यारोपण ही एकमात्र उपाय है। इससे के 2-3 फायदे हैं कि आपके जीवन, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, आप आराम से चल सकते हैं, अपना सारे काम खुद कर सकते हैं। तो इसमें मैं तो खुद यूके से ट्रेंड हूँ, इटली से ट्रेंड हूँ, जर्मनी में ट्रेनिंग लिया और 2014 से हमने यहाँ जॉइंट रिप्लेसमेंट स्टार्ट किया था और आज करीब हम लोगों ने 700 से ऊपर कूल्हे और घुटने का पूर्ण प्रत्यारोपण एम्स पटना में किया है। तो ये एक इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ी बात है और एक स्टेट के लिए बहुत बड़ी बात है कि, और हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि एम्स पटना में जो भी इम्प्लांट लगते हैं, क्योंकि कॉस्टली इम्प्लांट है, उसके रेट कॉन्ट्रैक्ट है कि एम्स पटना ने कंपनियों के साथ कम पैसे में रेट कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है। दूसरा, बिहार सरकार की मैं तारीफ करूंगा, उन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट किया है डे 1 से, और आज भी करीब 90% पेशेंट्स को के जो अप्लाई करते हैं, 100% पेशेंट्स का पैसा आता है बिहार सरकार से, तो काफ़ी मदद मिल जाती है। कुछ पैसे बिहार सरकार देते हैं और बहुत कम पैसा मरीज को लगाना पड़ता है, तो बिहार सरकार काफ़ी मदद करती है। और हम करीब हफ्ते में 4 या 5 सर्जरी मिनिमम एम्स पटना में हमारी यूनिट में रूटीनली हम ये घुटने और कूल्हे का पूर्ण प्रत्यारोपण करते हैं। आज ही मैंने एक 8 साल पुराने मरीज को देखा, 14 में उनका ऑपरेशन किया था, तो देख के काफ़ी अच्छा लगा। वो यहीं के निवासी हैं, बिहार के ही। तो चलिए हम आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर सुदीप ऐसे डॉक्टरों में से हैं कि देश में 90 साल के व्यक्ति का भी घुटना बदला जा सकता है। ये पहले एक सपना था, लेकिन आजकल डॉक्टर सुदीप ये सब कुछ करके दिखा रहे हैं। तो पटना एम्स में आपको हड्डियों से कोई परेशानी हो रही है, आपके घुटनों में या कूल्हे में कोई दिक्कत है, तो पटना एम्स ज़रूर जाइए और डॉक्टर सुदीप की सेवा आप ले सकते हैं। वो इस क्षेत्र में बहुत बेहतर कर रहे हैं। 90 साल के व्यक्ति का घुटना बदलना ये एक
मैंने आपको कहा कि ये सपना था, वो अब ये सच हो रहा है। हम ऐसे छोटे छोटे सवाल डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं। एक दो और जो बातें जो लोगों के जहन में रहती हैं, लोग जानना चाहते हैं, ये ऑस्टियोपोरोसिस जो है, आप हड्डियों के कमज़ोर होने का, क्या हड्डियों में जो एक टीबी की बीमारी हो जाती है, क्या इसका ये पहला स्टेज है? ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? नहीं, देखिए ऑस्टियोपोरोसिस टीबी से एक कंप्लीटली डिफरेंट बीमारी है। इसको टीबी से नहीं जोड़ें, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस आपके खान पान से संबंधित है, आपके विटामिन डी और कैल्शियम के इनटेक से संबंधित है, आप कितना धूप में वक्त बिताते हैं उससे संबंधित है। और ये कंप्लीटली वो बीमारी है जिसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये 90% केसेस में ये इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सिर्फ आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ध्यान दें, अपने कैल्शियम इंटेक पे ध्यान दें, दूध और दूध से बने पदार्थ का सेवन करें। आप अगर अंडा ले सकते हैं या जिस भी फल फूल सब्जी मांस जिसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी है वो लें, तो उससे ज़्यादा आपको फ़ायदा मिले, क्योंकि कैल्शियम ही इंटेक, कैल्शियम और विटामिन डी, आप धूप में जाएं, करीब हम सैटरडे संडे अगर हर दिन धूप में नहीं आ सकते हैं तो वॉक करें। आप जितना चलेंगे उतने आपके शरीर में कैल्शियम की इंटेक ठीक ठाक होगी, जो आपने इंटेक लिया है उसकी यूटिलिटी अच्छी होगी। क्या कैल्शियम अलग से भी लेना चाहिए लोगों को? देखिए ये आप डिपेंड करता है कि आपने कितना डाइट में लिया। अगर आपकी डाइट अच्छी है, दूध ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, तो शायद इंटेक आपको ऊपर से कैल्शियम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट हाँ, फीमेल्स जो कि मेनोपॉजल एज में रहती हैं, उनको इंडिया में खास करके जिनका खान पान पे बहुत विशेष ध्यान नहीं होता, वो घर का इतना मैनेजमेंट में उनकी टाइम निकल जाती है, उनके धूप में एक्सपोजर नहीं होती है, सन एक्सपोजर कम होती है, तो उनको अगर एक एज के बाद, मेनोपॉज के बाद अगर कुछ महीने कैल्शियम इंटेक दिया जाए तो वो नुकसान नहीं करेगा। लेकिन हर किसी को एक ब्लैंकेट ब्लाइंडली हम बोले कि आपको कैल्शियम की जरूरत है, तो ये बहुत ही गलत होगा और ये बहुत ही खराब ट्रेंड है जो एक चल रहा है। ऑस्टो कैल्शियम की गोलियां खाने का एक ट्रेंड है, लोग खा लेते हैं कैल्शियम गोलियां, लेकिन डॉक्टर से पूछे बिना ये गोलियां मत खाइए, ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं। हम डॉक्टर साहब से ये भी पूछना चाह रहे हैं कि छाती की हड्डियों में दर्द जो होती है वो क्या हार्ट अटैक की ओर जा रहा है या ये हड्डी के कोई बीमारी की तरफ जा नहीं, देखिए छाती की हड्डियों में जो दर्द है वो हार्ट अटैक को तो नहीं दिखाता है डेफिनेटली, लेकिन आपके सांस में अगर तकलीफ हो, आपको खांसी ज़्यादा हो या दमे की शिकायत हो, तो उसमें, और ऑस्टियोपोरोसिस, ये सारी चीज़ों को मिला करके छाती की हड्डियों में दर्द हो सकता है, लेकिन इसको हार्ट अटैक से जोड़ना गलत होगा। एक छोटा सवाल डॉक्टर साहब आपसे, स्पॉन्डिलाइटिस ये बीमारी क्या है और ये कैसे हो जाती है? देखिए एक ब्रॉड टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी और नस से संबंधित बहुत सारी बीमारियों को एक कॉमन टर्म दिया गया है जी। अमूमन जो हमारा देखना है हमारे ओपीडी में और हमारे एम्स पटना में जो पेशेंट्स आते हैं स्पॉन्डिलाइटिस की जो शिकायत लेकर के, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पीठ का स्ट्रक्चर वो ठीक से नहीं रखते, झुक के बहुत काम करना, कुर्सी पे भी बैठे तो तन के नहीं बैठना, पीठ को सपोर्ट नहीं करना, और ये स्टूडेंट्स में, यंग लोगों में काफ़ी कॉमन है आजकल। तो ये बीमारी उनको, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं लंबे समय तक, आजकल पढ़ाई लंबे समय तक लोग करते हैं 4-5 घंटे, तो पीठ को सीधे रखें, पीठ को टिका करके बैठे, झुक के नहीं। बिस्तर पे पढ़ने की एक ट्रेंड हो गई है, लैपटॉप लिया बिस्तर पे बैठ के पढ़े, तो पीठ सपोर्टेड नहीं रहता, जिससे उनकी मांसपेशी पे काफी खिंचाव होता है और स्पाइन पे फिर अफेक्ट होता है। ये एक कारण बहुत प्रमुख हुआ। दूसरा डेफिनेटली ऑस्टियोपोरोसिस के कारण जो आप इन जनरल बॉडी में पेन है, स्पाइन चूंकि कनेक्शन है आपके बॉडी का आपके पाँव के साथ, तो वो एक बहुत ही अच्छा कनेक्शन है, बहुत ही मजबूत कनेक्शन है, लेकिन अगर खान पान में कोई कमी रही तो स्पाइन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्पाइन काम बहुत करता है जी जी। तो एक ये है। दूसरा चोट लग गई तो अलग कहानी होगी, चोट लगी तो बोन में फ्रैक्चर हो गया या कुछ, लेकिन स्पॉन्डिलाइटिस आजकल जो यंग लोगों में हो रही है वो बेसिकली उनके शरीर के कैसे रख रहे हैं, कैसा खान पान है, किस तरह से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, टीवी देखना, मोबाइल देखना, लेट के काम करना, उससे ज़्यादा ये रीढ़ की हड्डियों की देखभाल बेहद ज़रूरी है। आप कुर्सी पर बैठ रहे हैं, ये जिस तरह की कुर्सियों पर हम लोग अभी बैठकर बातचीत कर रहे हैं, व्हील चेयर पर बैठ रहे हैं या दूसरी, आपको ये ध्यान रखना है सीधे बैठना है, आपका पोस्चर है, पीठ को टिका के रखना है, झुक के बहुत काम ना करे, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। वो लेडीज को ज़्यादा देर तक वो जो किचन में काम कर रही है उनको खड़े होकर काम करना पड़ता है, खड़े होकर काम करना होता है उनको। उनसे ये है कि आप कुछ पीठ की एक्सरसाइज रेगुलर करें, थोड़ी
बहुत देर खड़ी हो गई हैं तो 10 मिनट बैठ जी। लें, और जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं उनके लिए है कि अगर बहुत देर बैठ लिया, उन्होंने सिस्टम पे काम कर रहे हैं, फाइल्स की काम कर रहे हैं, तो 10-15 मिनट उठ करके थोड़ा सा टहल लें, थोड़े एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग कर लें, ये ज़रूरी है। तो डॉक्टर सुदीप, अभी आखिर में हमें ये बताएंगे कि अपनी हड्डियों का ख्याल कैसे रखें, और हमें छोटे छोटे जो टिप्स हैं कि हम क्या करें कि हमारी हड्डियां स्वस्थ रहें। मानव शरीर में 206 हड्डियां हैं, लेकिन एक जीभ है जिसमें कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन जीभ के कारण हड्डियां मुश्किल में पड़ जाती हैं। डॉक्टर साहब यही कह रहे थे। तो आपने बहुत सही उसको, मतलब शॉर्ट में बहुत सही आपने उसको समरी किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि एक एक्सरसाइज किसी भी तरह की आप हर एज में, आप किसी भी एज में हो, ये शायद बचपन से ही आनी चाहिए, तो उसको एक अपने में लाएं, अपने बच्चों में लाएं, और एक्सरसाइज ज़रूरी है। आप चाहे वॉक करें, बच्चों को प्रेरित करें कि वो जाके आउटडोर एक्टिविटी करें। इंडोर एक्टिविटी से ज़्यादा हमारे देश में अच्छी बात है कि हर मौसम है हमारे देश में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्रू आउट विंटर है, आप जा सकते हैं, आप सारे काम कर सकते हैं। तो आउटडोर एक्टिविटी पे ध्यान दें। आप किसी भी एज में हो, आउटडोर एक्टिविटी आप करें, और खान पान में मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स और सब्जियों का ज़्यादा सेवन करें, ऑयल कम करें, मसाले कम करें, और एक बैलेंस डाइट लें। हर तरह के फूड, हर तरह के चीज़ों को आप बैलेंस में लें, और एक्सरसाइज पे ध्यान दें, तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए, चलते चलते एक गंभीर सवाल हम डॉक्टर सुदीप से बात करेंगे। बिहार में आम जगह अस्पतालों में देखिए मरीजों की कितनी बड़ी भीड़ है। जगह जगह जो अस्पताल कुकुरमुत्ते की तरह खुल गए हैं, उन अस्पतालों में भयंकर भीड़ है। बिहार में एम्स का होना क्या मायने रखता है? आम आदमी तो डॉक्टर का फीस देने से भी घबराता है और जाता नहीं है, उनको वो पहुंच नहीं पाते और सही इलाज नहीं हो पाता। एम्स का होना आप क्या मायने रखता है आपसे? देखिए, ये बहुत ही मेजर क्वेश्चन है हेल्थ सेक्टर को लेके, क्योंकि हमारे देश में सरकार, जो केंद्र सरकार है, सिर्फ लगभग 2% प्लस माइनस करें उसको, जब से बजट निकलता है तो हमने यही देखा है कि 2% आसपास ही खर्चा करती है। तो एक हमें जानना होगा कि डॉक्टरों की बहुत कमी है जी। तो, और सरकारी अस्पतालों की कमी है, तो इसलिए हर आदमी सरकारी अस्पताल में दिखा नहीं सकता, इसलिए पेशेंट्स बहुत है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर का भी होना ज़रूरी है, उस हिसाब से सरकारी सेक्टर का भी होना ज़रूरी है। बट हाँ, डेफिनेटली सरकारी सेक्टर का बहुत अच्छा होना आवश्यक है, क्योंकि वो मेजर चंक हमारे देश का अभी भी सरकार पे भरोसा है। मरीज अनअफोर्डिंग है, मरीज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं महंगा इलाज, तो वो सरकारी सेटअप की तरफ पहले देखते हैं। तो इसलिए एम्स जैसे अस्पताल, जो कि केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं और उनकी बजटिंग केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है, और आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं एम्स की, काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह के हॉस्पिटल्स हर स्टेट में हो और उसको काफ़ी अच्छा रन करें। वहाँ के डॉक्टर्स पे ये निर्भर करता है कि आप उसको कितना अच्छा चला रहे हैं, क्योंकि सेटअप सरकार ने बनाया है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी है, आपको ट्रेनिंग के मौके दिए जाते हैं, आपके पास पेशेंट्स की कमी नहीं है, जो कि एम्स आपने देखा है अभी आज ये ओपीडी में इतनी भीड़ होती है, करीब 300-400 पेशेंट हर ओपीडी में ऑर्थोपेडिक्स में ऑन एन एवरेज एवरी डे आते हैं, और इससे ज़्यादा दूसरे विभाग, कुछ विभाग हैं 1-2 जिसमें इससे भी ज़्यादा मरीज आते हैं हर दिन। इस तरह से ये हॉस्पिटल काफ़ी हेल्थ सेक्टर में एक पाइवोटल रोल, मतलब एक सेंट्रल रोल प्ले करता है। सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं, टीचिंग है, ट्रेनिंग है और रिसर्च भी है, क्योंकि हमारा सिर्फ हेल्थ केयर ही नहीं है। हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना, तो आगे कैसे बढ़ाएंगे? तो नर्सिंग कॉलेज है, यहाँ मेडिकल कॉलेज है, एमबीबीएस के बच्चे हैं, उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की ट्रेनिंग है, टीचिंग है, और उसके अलावा रिसर्च है। इन सारे चीज़ों को, सारे आयाम को एक साथ आगे बढ़ाते हुए ये सारे मेडिकल कॉलेज, चाहे एम्स हो, चाहे कोई और हॉस्पिटल हो, इन सबका यही रोल है, और ये काफ़ी सेंट्रल रोल है, और इसको आगे लेके जाना सारे डॉक्टर और सारे स्टाफ की जिम्मेदारी है। तो बिहार में और भी एम्स खुलने चाहिए, जैसा कि खुलने चाहिए, और बिहार के जो सारे बाकी हॉस्पिटल है बिहार सरकार के, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। उनको और अच्छा काम, हर हॉस्पिटल को थोड़ा और अच्छा आगे बढ़ने की ज़रूरत है, थोड़ा स्टेप अप करने की ज़रूरत है। तो चलिए, आज डॉक्टर से मिलिए इस कार्यक्रम में हमारे साथ पटना एम्स में ऑर्थोपेडिक्स के हमारे हड्डियों के विशेषज्ञ, हड्डी रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर सुदीप, जो हमें जानकारी दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि अपने जीभ पर जरूर कंट्रोल करिए। तो ये
एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए। इसी तरह की और जानकारी हर मंगलवार को हम डॉक्टर से मिलिए कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आते हैं। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।